दुनिया की हर चाल, हर मनोवैज्ञानिक गेम, हर हिडन एजेंडा। अब तक तुमने उसका सिर्फ आधा चेहरा देखा है, लेकिन 48 लॉज ऑफ पावर का पार्ट 4 यही वो जगह है जहां किताब अपना सबसे खतरनाक, सबसे रॉ और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव रूप दिखाती है। यहां पावर सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं रहती, ये सर्जरी बन जाती है। दिमाग की सर्जरी, भावनाओं की सर्जरी और परसेप्शन की ऐसी सर्जरी जो इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से बदल देती है। इस हिस्से में शुरू होने वाले लॉज 33 से 40 तुम्हें यह सिखाएंगे कि लोग कैसे सोचते हैं, किस दर्द से भागते हैं, किस वीकनेस में फंसते हैं, किस फ्लैटरी में टूट जाते हैं और किस इल्यूजन में जीते रहते हैं। यहां तुम सीखोगे कि किसी इंसान के दिल का दरवाजा उसके दिमाग से नहीं, उसकी कमजोरी से खुलता है। यहां तुम समझोगे कि क्यों हर फाइट ताकत से नहीं जीती जाती, बल्कि टाइमिंग से जीती जाती है। यहां तुम जानोगे कि क्यों किसी की खुद की एनर्जी उसी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। और सबसे जरूरी, यह हिस्सा तुम्हें यह दिखाएगा कि क्यों पावर कभी सीधे नहीं चलती, हमेशा साइडवेज चलती है। पावर कभी सामने से नहीं अटैक करती, वो पहले ऑब्जर्व करती है, फिर वेट करती है, फिर साइलेंट एंगल से प्रहार करती है। अगर पार्ट 1 ने तुम्हें दुनिया का फाउंडेशन दिखाया, पार्ट 2 ने तुम्हें लोगों के दिमाग पढ़ना सिखाया, पार्ट 3 ने तुम्हें स्ट्रैटेजी का इनविजिबल आर्मर दिया, तो पार्ट 4 तुम्हें सिखाएगा कैसे किसी भी इंसान की आत्मा तक पहुंचना है और वहां से उसके पूरे व्यवहार को कंट्रोल करना है। यह हिस्सा आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे समझ गए तो तुम वो क्लैरिटी, वो प्रेजेंस और वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ पालोगे जिससे ऑर्डिनरी लोग अनकंफर्टेबल होते हैं और स्ट्रांग लोग तुमसे प्रभावित होते हैं। अब शुरू करते हैं पार्ट 4, जहां हर लॉ तुम्हें थोड़ा और डेंजरस बनाता है, बिना तुम्हें एक भी गलत कदम उठाए। तैयार हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान बाहर से कितना भी मजबूत, शांत या अडिग क्यों न दिखे, उसकी अंदरूनी दुनिया में हमेशा एक ऐसी जगह होती है जहां वो कमजोर है, जहां वो भावुक है, जहां उसकी गार्ड गिर जाती है। और पावर का खेल यही कहता है, अगर तुम किसी इंसान की सबसे गहरी कमजोरी समझ लो तो तुम उसकी पूरी ताकत पर कंट्रोल पा सकते हो। यह कमजोरी हमेशा ऑब्वियस नहीं होती, कभी प्राइड होती है, कभी फियर, कभी कोई जरूरत, कभी कोई वाउंड, कभी कोई सीक्रेट, कभी कोई इनसिक्योरिटी और कभी कोई सपना जो व्यक्ति दुनिया को बताता नहीं, लेकिन अंदर से उसकी पूरी लाइफ उसी पर टिकी होती है। यह लॉ कहता है, किसी इंसान को चलाना हो तो पहले उसे पढ़ो, लोगों का बिहेवियर ध्यान से देखो, किस बात पर वो तेजी से रिएक्ट करते हैं, किस बात पर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, किस चीज से ट्रिगर होते हैं, किस सब्जेक्ट पर चुप हो जाते हैं, किस मोमेंट में उनकी आइज चेंज हो जाती है, किस टॉपिक पर अचानक ऊर्जा बढ़ जाती है या गिर जाती है। यही उनकी वीकनेस है, यही उनका थंब स्क्रू है, वो इनविजिबल बटन जो दबाकर तुम उनका डायरेक्शन बदल सकते हो। कुछ लोग वैलिडेशन के भूखे होते हैं, एक तारीफ उन्हें अपनी लिमिट्स तक काम करवाती है। कुछ लोग रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं, एक छोटी सी इंसल्ट उन्हें पूरा गेम बदलने पर मजबूर कर देती है। कुछ लोग लोनलीनेस से डरते हैं, कनेक्शन दिखाओ वे तुम्हारे हो जाते हैं। कुछ लोग रिजेक्शन से डरते हैं, एक सटल विड्रॉल उनसे हर कंसेशन दिलवा देता है। और कुछ लोग कंट्रोल के इतने भूखे होते हैं कि उन्हें अथॉरिटी का इल्यूजन दो और असली कंट्रोल तुम्हारे पास आ जाता है। ये रूल खतरनाक है क्योंकि ये तुमसे एम्पैथी नहीं, ऑब्जर्वेशन मांगता है। ये तुमसे प्यार नहीं, क्लैरिटी मांगता है। ये तुमसे मैनिपुलेशन नहीं, लेकिन ह्यूमन नेचर की सबसे गहरी समझ मांगता है। सबसे दिलचस्प बात, जितना व्यक्ति स्ट्रांग दिखता है उसकी कमजोरी उतनी ही केयरफुली छिपी होती है, लेकिन होती जरूर है। ये लॉ तुम्हें यह भी सिखाता है, किसी इंसान को हराने के लिए उसकी ताकत मत देखो, उसकी वीकनेस खोजो,
क्योंकि ताकत अटैक करती है लेकिन वीकनेस कोलैप्स करती है। अब तुम बताओ, क्या तुमने कभी किसी व्यक्ति की ऐसी कमजोर जगह देखी है जिसे समझते ही उसका बिहेवियर बदल गया? कमेंट में शेयर करो। यह चैप्टर पावर की सबसे गहरी साइकोलॉजी खोल देता है। चैप्टर 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। दुनिया तुम्हें वैसा नहीं मानती जैसा तुम हो, दुनिया तुम्हें वैसा मानती है जैसा तुम अपने आप को पेश करते हो। अगर तुम अपने आप को ऑर्डिनरी की तरह ट्रीट करोगे तो दुनिया तुम्हें उसी भीड़ में धकेल देगी। लेकिन अगर तुम अपने आप को वैल्यू दोगे, अपने प्रेजेंस को रॉयल बनाओगे, अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखोगे, तो लोग तुम्हें उसी नजर से देखेंगे जिससे वे किसी रेयर चीज को देखते हैं। ये लॉ कहता है, खुद की कीमत खुद तय करो, दुनिया उसी पर भरोसा कर लेगी। इंसान अक्सर रिस्पेक्ट की भीख मांगता है, वैलिडेशन के लिए वेट करता है, दूसरों की नजरों से अपनी वैल्यू मापता है। लेकिन पावर का खिलाड़ी ये नहीं करता। वो खुद को ऐसा ट्रीट करता है जैसे वो किसी बड़े मंच का हिस्सा है, चाहे अभी ऑडियंस कम हो, लेकिन उसके जेस्चर्स, उसके मैनर्स, उसकी वाइब में रॉयल्टी का अंदाज साफ दिखाई देता है। रॉयल्टी का मतलब एरोगेंस नहीं है, रॉयल्टी का मतलब है बाउंड्रीज। ये बताना कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार एक्सेप्टेबल है और कैसा नहीं। रॉयल लोग कभी भागते नहीं, कभी बेचैन नहीं दिखते, कभी किसी की अप्रूवल के पीछे नहीं जाते। उनकी कामनेस ही उनका ताज होती है, उनकी डिग्निटी ही उनकी तलवार होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही उनका आर्मो होती है। ये रूल एक बहुत सटल आर्ट सिखाता है। दुनिया उसी को ऊंचा रखती है जो खुद को नीचे गिरने नहीं देता। जब तुम खुद अपनी वैल्यू बढ़ाते हो, लोग तुम्हारी कीमत खुद ब खुद बढ़ा देते हैं। तुम किसी रूम में कैसे एंटर करते हो, कैसे बैठते हो, कैसे बोलते हो, कितना बोलते हो, किसे अलाउ करते हो अपने पास और किसे नहीं, ये सब तुम्हारी रॉयल प्रेजेंस का हिस्सा है। इतिहास में जितने भी कैरिज्मेटिक, पावरफुल लोग हुए, उनके पास वेल्थ से पहले प्रेजेंस थी और यही उनकी असली शक्ति थी। ध्यान रखना, अगर तुम खुद को आम समझोगे तो लोग तुम्हें एवरेज बना देंगे। अगर तुम खुद को प्रेशियस समझोगे तो लोग तुम्हें रेयर समझने लगेंगे। पावर हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट से शुरू होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं से जन्म लेती है जहां तुम खुद डिसाइड करते हो कि तुम्हें किस लेवल पर ट्रीट किया जाना चाहिए। अब बताओ, क्या तुमने कभी महसूस किया कि जब तुमने खुद की रिस्पेक्ट बढ़ाई तो दुनिया का व्यवहार भी बदल गया? कमेंट में अपना अनुभव लिखो। ये लॉ बहुतों की आंखें खोल देगा। चैप्टर 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। दुनिया में सबसे ताकतवर लोग वे नहीं होते जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, बल्कि वे होते हैं जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं। क्योंकि हर खेल, हर युद्ध, हर नेगोशिएशन, हर रिलेशनशिप, इवन एवरी अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक चीज पर टिकी होती है, टाइमिंग। ये लॉ कहता है, तेज मत चलो, धीमे मत चलो, सही वक्त पर चलो। मानव मन में दो कमजोरियां होती हैं, एक ओवर रिएक्शन, दूसरी इम्पेशंस, और दोनों ही आदमी को उसी खेल में हराती है जिसे वह जीत सकता था। पावरफुल लोग इस ट्रैप में नहीं फंसते। वे पानी की तरह रहते हैं, बहुत शांत, बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत अवेयर। वे सिचुएशन को पढ़ते हैं, लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, अपोनेंट की एनर्जी को सेंस करते हैं, फिर उस एक मोमेंट का इंतजार करते हैं जहां मूव करना गेम को पूरी तरह पलट देता है। क्योंकि हर व्यक्ति, हर सिस्टम, हर एनिमी अपने जीवन में कुछ ऐसे सॉफ्ट स्पॉट्स से गुजरता है जहां वो वीक, डिस्ट्रैक्टेड या अनबैलेंस्ड होता है। और मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट वही होता है जो उस मोमेंट को पहचान कर स्ट्राइक करे। टाइमिंग का मतलब डिले नहीं होता, टाइमिंग का मतलब पेशेंस विद अवेयरनेस होता है। पेशेंस विदाउट अवेयरनेस सिर्फ वेटिंग है, अवेयरनेस विदाउट पेशेंस सिर्फ एंजाइटी है। लेकिन दोनों का सही बैलेंस वो पावर बन जाता है जब तुम अर्ली एक्ट करते हो,
तुम खुद को एक्सपोज कर देते हो, जब तुम लेट एक्ट करते हो, अपॉर्चुनिटी खो देते हो। लेकिन जब तुम परफेक्ट मोमेंट में एक्ट करते हो, तुम्हारा एक कदम दूसरों के 10 कदमों से बड़ा पड़ता है। दुनिया अक्सर उन लोगों को लकी कहती है जिन्हें सही समय पर सही अवसर मिला, लेकिन वो लक नहीं होता, वो टाइमिंग की मास्टरी होती है। महान वॉरियर्स अपनी तलवार से नहीं, अपने पेशेंस से जीतते थे। महान बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट से नहीं, मार्केट टाइमिंग से जीतते हैं। महान लीडर्स स्पीचेस से नहीं, राइट मोमेंट पर साइलेंस से जीतते हैं। ये लॉ तुम्हें सिखाता है, हर स्टेप से पहले मोमेंट को पढ़ो, हर मूव से पहले एनवायरनमेंट को सेंस करो, हर एक्शन से पहले एनर्जी को ऑब्जर्व करो। अगर तुम टाइमिंग सीख गए तो दुनिया में कोई खेल तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता। अब बताओ, क्या तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया जहां एक सही समय पर मूव ने पूरा आउटकम बदल दिया? कमेंट में लिखो, ये लॉ किसी भी खिलाड़ी की आत्मा है। चैप्टर 36, डिसडेन थिंग्स यू कैनॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। इस दुनिया में सबसे दर्दनाक चीज है किसी ऐसी चीज का पीछा करना जो तुम्हें मिल ही नहीं सकती, और सबसे बड़ी बेइज्जती है जब लोग देख ले कि तुम डेस्परेटली चेज कर रहे हो। ये लॉ कहता है, जिस चीज को पा नहीं सकते उसे कमजोर मत बनो, उसे इग्नोर करो, उसे अपने वैल्यू से नीचे दिखाओ। यही तुम्हारा सबसे मजबूत बदला है, क्योंकि एक सच्चाई बहुत कड़वी है। डिजायर आपको नीचे गिरा देती है, इंडिफरेंस आपको ऊपर उठा देती है। जब लोग देखें कि तुम किसी चीज को पाने के लिए बेचैन हो तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है। जब तुम किसी चीज को इग्नोर कर देते हो तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। किसके पास पावर है? उसके पास जो चूज करता है, न कि उसके पास जिसे चुना जाता है। मानव मन रिएक्ट करता है स्कैर्सिटी पर। जितना तुम किसी चीज के पीछे भागोगे वो उतनी दूर भागेगी। जितना तुम साइलेंस और इंडिफरेंस दिखाओगे वो उतना वापस लौटेगी। ये सिर्फ रोमांटिक साइकोलॉजी नहीं, पावर साइकोलॉजी है। कभी कभी चीजें तुम्हारे बस से बाहर होती है। किसी का लव, किसी का रिस्पेक्ट, किसी का अपॉलॉजी, किसी का डील, किसी का चांस, और लोग चाहते हैं कि तुम उनकी तरफ भागो ताकि वे सुपीरियर महसूस करें। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, जब तुम उन्हें इग्नोर कर देते हो, जब तुम अपनी प्रेजेंस विथड्रॉ कर लेते हो, तो वही लोग रेस्टलेस हो जाते हैं। इग्नोरिंग इज अ वेपन, और ये जमाने का सबसे शार्प वेपन है। ये लॉ तुम्हें ईगो नहीं सिखाता, ये सेल्फ पावर सिखाता है। ये कहता है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं उसे अपने दिमाग पर मत चढ़ने दो। तुम्हारा साइलेंस दूसरों पर एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है जो कोई आर्ग्यूमेंट या एग्रेशन नहीं बना सकता, क्योंकि इंसान हमेशा वही चाहता है जो उसे नहीं मिल रहा होता, और वही चीज वो सबसे ज्यादा वैल्यू देता है जो उसे एफर्टलेसली मिल भी नहीं सकती। जब तुम किसी अनअटेनेबल गोल या पर्सन को चेस करना छोड़ देते हो, तुम खुद एलिवेट हो जाते हो, और जब तुम एलिवेट होते हो उसी चीज का अट्रैक्शन तुम्हारी तरफ बढ़ने लगता है। आयरनी ये है, जिसे इग्नोर करते हो वो खुद तुम्हारी ओर बढ़ने लगता है। जिसके पीछे भागते हो वो तुमसे दूर भागता है। अब बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि किसी चीज को इग्नोर करने से तुम्हारी वैल्यू बढ़ी? कमेंट में बताओ। ये लॉ क्लैरिटी देता है, दर्द नहीं। चैप्टर 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। दुनिया विचारों से नहीं चलती, दुनिया दृश्यों से चलती है। लोग गहरी बातों से ज्यादा जो उनकी आंखों के सामने चमकता है वही मान लेते हैं। और ये लॉ कहता है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें तो ऐसी विजुअल्स, ऐसे मोमेंट्स, ऐसे जेस्चर्स बनाओ जो उनकी इमेजिनेशन पर छाप छोड़ दे। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो शब्दों को भूल जाता है लेकिन विजुअल्स को कभी नहीं भूलता। पावर के खेल में ये सबसे सटल लेकिन सबसे एक्सप्लोसिव वेपन है। स्पेक्टिकल। इतिहास गवाह है, किसी राजा ने हथियारों से कम और अपनी रॉयल अपीयरेंस से ज्यादा इन्फ्लुएंस पाया।
किसी नेता ने स्पीचेस से कम और अपनी बोल्ड सिंबॉलिक जेस्चर से ज्यादा क्राउड जीता। किसी ब्रांड ने प्रोडक्ट से पहले अपनी इमेज बेची और दुनिया खरीदने लगी। स्पेक्टिकल इमोशन क्रिएट करता है, इमोशन अटेंशन खींचता है और अटेंशन पावर बन जाता है। लोगों को सिर्फ डायरेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें ड्रामा चाहिए, सिंबलिज्म चाहिए, एक ऐसा मोमेंट चाहिए जो उनके दिल में उतर जाए। और जो इंसान ये समझ लेता है वो हर भीड़ को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। सोचो, एक साधारण बात भी अगर एक स्ट्राइकिंग विजुअल में कही जाए तो वो लेजेंड बन जाती है। एक सिंपल मीटिंग भी अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंट्री से की जाए तो लोग वीक्स तक बात करते हैं। एक नॉर्मल इवेंट भी अगर सिंबॉलिक बन जाए तो वो इंपैक्ट सालों तक रहता है। स्पेक्टिकल में असली पावर यह है कि ये लोगों की रैशनल थिंकिंग को बाईपास कर देता है और सीधे उनके इमेजिनेशन से बात करता है, और इमेजिनेशन से स्ट्रॉन्गर कोई फोर्स नहीं। इसलिए जब भी लीडरशिप, इन्फ्लुएंस या पर्सुएजन की बात हो, शब्दों से ज्यादा विजुअल्स पर फोकस करो। शांत नहीं, विजिबली पावरफुल बनो। नॉर्मल नहीं, सिंबॉलिक बनो। हिडन नहीं, इंपैक्टफुल बनो। क्योंकि दुनिया उसी को फॉलो करती है जो ऑर्डिनरी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखा दे। अब बताओ, क्या तुमने कभी देखा है कि किसी पावरफुल व्यक्ति की एक छोटी सी एंट्री भी पूरे कमरे का माहौल बदल देती है? कमेंट में बताओ, कौन सा स्पेक्टिकल तुम्हें हमेशा याद रह गया? चैप्टर 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। जिंदगी में 2 सच हमेशा याद रखना। सोचना तुम्हारा निजी अधिकार है, लेकिन दिखना तुम्हारी जिम्मेदारी। लोग तुम्हारे मन को नहीं देखते, लोग तुम्हारा व्यवहार देखते हैं। और ये लॉ कहता है, अगर तुम समाज, भीड़ या सिस्टम के सामने जरूरत से ज्यादा अलग दिखोगे तो लोग तुम्हें नहीं समझेंगे। वे तुमसे डरेंगे, जलेंगे या तुम्हें काटने की कोशिश करेंगे। मनुष्य की प्रकृति बड़ी अजीब है। उसे अलग लोग फैसिनेट नहीं करते, उसे अलग लोग डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए पावर के खेल में यह समझना जरूरी है कि तुम अपनी ओरिजिनलिटी, अपने आइडियाज, अपनी सोच अपने अंदर रखो, लेकिन बाहर वही दिखाओ जो माहौल तुम्हारे लिए आसान बनाता है। यही सर्वाइवल है, यही स्ट्रैटेजी है। दुनिया भीड़ का खेल है। भीड़ आपको तभी तक स्वीकार करती है जब तक आप उनके जैसा दिखते हो। जैसे ही आप विजिबली अलग लगने लगते हो, वे आपको आउटसाइडर समझने लगते हैं, और आउटसाइडर को कोई पावर नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेक बनो, मतलब ये कि तुम बाहर से ब्लेंड करो और अंदर से इवॉल्व करो। आउटवर्ड कंफॉर्मिटी, इनवर्ड मास्टरी, यही असली खेल है। इतिहास में जो लोग महापुरुष बने, उन्होंने सोच हमेशा अपनी रखी, लेकिन अपना प्रेजेंटेशन उसी समाज के अनुसार रखा जिस समाज से उन्हें एनर्जी चाहिए थी। गांधी रैडिकल आइडियाज लाए, लेकिन ड्रेस सबसे साधारण रखी, क्योंकि सिंपल दिखना ही मासेस को उनकी तरफ खींचता था। स्टीव जॉब्स रेवोल्यूशन इंसाइड कर रहे थे, लेकिन उनका बाहरी लुक इतना फेमिलियर और अप्रोचेबल था कि लोग उन्हें थ्रेट नहीं मानते थे। पावर आपको तभी मिलती है जब आप रेजिस्टेंस पैदा ना करें। अगर आप ओपनली अलग दिखोगे, लोग आपको चैलेंज करेंगे, लेकिन अगर आप धीरे धीरे भीतर से चीजें बदलोगे, लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि कब आप उनसे 20 कदम आगे हो गए। यही लॉ थीसिस है। अपनी यूनिकनेस छिपाओ मत, बस उसे सही जगह और सही समय पर दिखाओ। जो लोग हर बात में मैं अलग हूं का प्रदर्शन करते हैं, वे जल्दी निशाने पर आ जाते हैं, लेकिन जो लोग क्राउड में घुल मिलकर धीरे धीरे अपनी शक्तियां बनाते हैं, वही असली इन्फ्लुएंस हासिल करते हैं। याद रखो, आपकी सोच आपकी ताकत है, लेकिन आपका व्यवहार आपका आर्मोर है, और पावर का खेल आर्मोर के बिना नहीं जीता जाता। अब बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि बहुत ज्यादा अलग दिखने से लोग तुमसे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? कमेंट में लिखो, ये लॉ तुम्हारी लाइफ में कहां फिट बैठता है। चैप्टर 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश।
कुछ लोग शांत पानी में जीतने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग जानते हैं कि असली एडवांटेज तभी मिलता है जब आप पानी को थोड़ा सा गंदा कर दें। यही इस कानून का दिल है। अगर आप दूसरों को भ्रमित कर सकते हो, भावनात्मक बना सकते हो, बेचैन कर सकते हो, तो आप अपने खेल को आसान बना लेते हो। क्योंकि गुस्से में की गई चाल हमेशा गलत होती है। मानव मन प्रेडिक्टेबल है। लोग ईगो से चलते हैं, इमोशन से रिएक्ट करते हैं और सिचुएशन को काम माइंड से एनालाइज नहीं करते। लेकिन पावर उन्हीं के हाथ में जाती है जो खुद शांत रहकर दूसरों की शांति तोड़ देते हैं। सोचो, कोई आपको उकसाए और आप रिस्पॉन्ड ना करो, बस इतना ही उन्हें पागल करने के लिए काफी है, क्योंकि वे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप तिल मिलाओगे, झगड़ा करोगे या कम से कम गुस्सा दिखाओगे। लेकिन जब आप ऐसा कुछ नहीं करते, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी टूट जाती है। जो इंसान खुद स्टेडी रहे और सामने वाले की इमोशंस हिला दे, वही खेल जीतता है। इसलिए पावर के खिलाड़ी अक्सर ये टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं। कभी बहुत काम, कभी अचानक थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल, कभी एकदम साइलेंट, कभी एक सटल पुश, ताकि सामने वाला अस्थिर होकर गलत मूव करे। और याद रखना, गुस्सा व्यक्ति को अंधा कर देता है और अंधा व्यक्ति खुद को हरवा देता है। अगर आप किसी को हराना चाहते हो, उसे गुस्सा दिलाओ, उसे इम्पेशेंट बनाओ, उसे प्रोवोक करो, बस खुद शांत रहो। ये लॉ एक वार्निंग भी है। कभी किसी के खेल में खुद मत फंसो। अगर कोई आपको प्रोवोक कर रहा है, आपका मूड खराब कर रहा है या आपको जवाब देने पर मजबूर कर रहा है, तो समझ लो कि आप उस व्यक्ति के हाथों में खेल रहे हो। इमोशन से रिएक्शन देना सबसे आसान ट्रैप है। शांति असली शक्ति है, क्योंकि शांत दिमाग हर चाल देख लेता है और परेशान दिमाग सिर्फ बचाव में लगा रहता है। मत भूलो, कभी कभी जीतने के लिए तूफान पैदा नहीं करना होता, बस हल्की सी लहरें उठानी होती है ताकि मछलियां ऊपर आ जाए। अब बताओ, क्या तुम्हें कभी लगा कि किसी ने जानबूझकर तुम्हें प्रोवोक किया ताकि तुम गलत कदम उठाओ? कमेंट करके बताओ, तुमने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? चैप्टर 40, डेस्पाइज दी फ्री लंच। दुनिया में फ्री जैसा कोई डेंजरस शब्द नहीं। जितने लोग मुफ्त की चीजों के पीछे भागते हैं, उतने लोग खुद को अनजाने में फंसा लेते हैं, क्योंकि हर फ्री ऑफर के पीछे एक इनविजिबल प्राइस टैग होता है और वो कीमत अक्सर पैसे से कहीं ज्यादा भारी पड़ती है। इस कानून की जड़ बहुत गहरी है। जो चीज आप बिना कीमत चुकाए ले लेते हो, उसमें आपको वैल्यू दिखना बंद हो जाता है, और जिसके पीछे मेहनत नहीं होती, उसके पीछे कोई रिस्पेक्ट भी नहीं होती। इतिहास में जितने भी लोग फंसे, अक्सर इसलिए फंसे क्योंकि उन्हें फ्री गिफ्ट, फ्री फेवर, फ्री हेल्प या फ्री शॉर्टकट बहुत आकर्षक लगे। लेकिन फ्री फेवर्स रेयरली फ्री होते हैं। वे अंदर से आपके ऊपर एक इनविजिबल ऑब्लिगेशन डाल देते हैं, और ऑब्लिगेशन भी एक तरह की कैद है। सोचो, कोई आपको बिना मांगे फायदा दे रहा है। क्यों? उसके बदले में उसे क्या चाहिए? उसकी नेक्स्ट डिमांड क्या होगी? और कब वो आपसे कुछ ऐसा मांगेगा जिसकी कीमत उन सारे फेवर से भी बड़ी होगी? पावर की दुनिया में स्मार्ट लोग एक नियम से चलते हैं, पे फुल प्राइस सो यू स्टे फ्री। जब आप खुद भुगतान करते हो, आप अपना सम्मान भी बचाते हो, अपनी चॉइसेस भी, अपनी फ्रीडम भी। लेकिन जो लोग फ्री चीजें लेते रहते हैं, धीरे धीरे अपने डिसीजंस पर कंट्रोल खो देते हैं, क्योंकि देने वाला हमेशा कंट्रोल में होता है और लेने वाला हमेशा वल्नरेबल। ये लॉ एक और गहरी बात समझाता है। जेनरोसिटी एक स्ट्रैटेजी है। कभी कभी पावरफुल लोग खुद लैविशली खर्च करते हैं, दूसरों को ट्रीट्स देते हैं, लोगों को ओपनली वैल्यू देते हैं, क्योंकि इससे उनकी इमेज बढ़ती है, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है और लोग उनके खिलाफ खड़े होने से डरते हैं। दूसरी तरफ जो लोग हमेशा बार्गेन ढूंढते हैं, हर चीज में बचत चाहते हैं, हर फेवर की लिस्ट रखते हैं, वे छोटे खेल खेलते हैं और छोटे ही रह जाते हैं। पावर कहती है पैसा रिप्लेस हो सकता है, लेकिन खोई हुई रेपुटेशन या खोई हुई फ्रीडम नहीं।
इसलिए कभी भी इतनी छोटी सोच मत रखो कि फ्री चीजें तुम्हारी किस्मत डिसाइड करें। अपने लिए इन्वेस्ट करो, अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करो, अपने टाइम में इन्वेस्ट करो। यही चीजें तुम्हें लॉन्ग टर्म पावर देती है। अब बताओ, क्या तुमने कभी किसी फ्री फेवर के बदले भारी कीमत चुकाई है? कमेंट करके बताओ ताकि दूसरे भी उस ट्रैप से बच सके। चैप्टर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। कभी किसी ऐसे इंसान की जगह कदम रखने की कोशिश मत करो जिसका नाम, कहानी और लेगेसी तुमसे पहले ही बहुत बड़ी बन चुकी है। क्योंकि जब तुम किसी महान व्यक्ति के बाद आते हो, लोग तुम्हें तुम्हारे काम से नहीं, उनकी यादों से कंपेयर करते हैं। ये कानून बहुत गहरी सच्चाई कहता है, जो पहले आता है उसकी पहचान हमेशा ज्यादा चमकती है, और जो उसके बाद आता है उसे दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ इसलिए कि लोग उसे सेकंड वर्जन न समझे। इतिहास में सबसे बड़ी हारें उन्हीं की हुई जो किसी महान प्रीडिसेसर की जगह संभालने चले गए। क्योंकि लोग पुराने नेता की मिस्टेक्स भूल जाते हैं, लेकिन उसकी ग्रेटनेस को एग्जैजरेट कर देते हैं, और तुम चाहे कितना भी अच्छा करो। भीड़ कहती है पहले जैसा कोई नहीं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं किसी महान व्यक्ति के बाद उसी रास्ते पर चलना मानो अपनी छाया को पकड़ने जैसा है, कभी पकड़ में नहीं आएगा और तुम सिर्फ थकते रहोगे। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वे दिशा बदलते हैं। वे अपने लिए एक नया रास्ता, नई आइडेंटिटी, नई सिग्नेचर बनाते हैं। क्योंकि जब कंपैरिजन खत्म हो जाता है तभी ग्रेटनेस की शुरुआत होती है। एक नेता अगर युद्ध जीत कर गया है तो अगला नेता नया युद्ध नहीं शुरू करता, वो नया सिस्टम बनाता है। एक महान पिता की लेगेसी भारी है तो समझदार बेटा उसी रास्ते पर नहीं चलता, वो नया क्राफ्ट, नया तरीका चुनता है जिसमें वह अपनी खुद की चमक जोड़ सके। दुनिया ओरिजिनल को याद रखती है, डुप्लीकेट को नहीं। इस कानून की असली शक्ति यह है, यदि तुम्हें किसी महान इंसान की जगह लेनी पड़े तो उस स्थान को बदल दो। उसकी शैली मत अपनाओ, अपनी शैली बनाओ। उसकी लैंग्वेज मत बोलो, अपनी भाषा बनाओ। उसके काम को मत दोहराओ, अपनी सिग्नेचर डालो। यही रीजन है कि कई महान सक्सेसर पुरानी लेगेसी को सटली तोड़ते हैं और अपनी आइडेंटिटी को नई जमीन पर उगाते हैं। दुनिया सिर्फ एक ही वर्जन 1 स्वीकार करती है, और वो वर्जन तुम तभी बन सकते हो जब तुम कंपैरिजन के खेल से बाहर निकलकर अपना रास्ता खुद बनाना शुरू कर दो। अब बताओ, क्या तुमने कभी किसी की जगह भरने की कोशिश की और महसूस किया कि लोग तुम्हें उसी लेंस से जज कर रहे हैं? कमेंट में बताओ। ये इनसाइट कई लोगों का बोझ हल्का करेगी। चैप्टर 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड दी शीप विल स्कैटर। किसी भी टोली, टीम, समूह या माहौल में समस्या हमेशा भीड़ नहीं होती। समस्या एक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति जो जहर फैलाता है, गुस्सा बढ़ाता है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है और पूरे माहौल को धीरे धीरे जहरीला बना देता है। ये कानून कहता है, अगर तुम असली ट्रबल खत्म करना चाहते हो तो भीड़ से मत लड़ो, सीधे उस एक स्रोत पर वार करो जहां से समस्या पैदा हो रही है। जिंदगी में, राजनीति में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, रिश्तों में हमेशा एक इंसान ऐसा मिलता है जिसके अंदर डिसैटिस्फैक्शन, फ्रस्ट्रेशन या इनसिक्योरिटी इतनी गहरी होती है कि वो अपने आसपास के लोगों को भी बेचैन कर देता है। वो खुद खुश नहीं होता और किसी और को खुश रहने भी नहीं देता। अगर ऐसे इंसान को नजरअंदाज किया जाए तो वो धीरे धीरे बाकी लोगों को भी इन्फेक्शन की तरह छू लेता है। एक की नेगेटिविटी 5 बन जाती है, 5 की 10, और पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। पावर की दुनिया में ये मैनिपुलेशन नहीं, स्ट्रैटेजी है। समस्या की जड़ को पहचानो। बहुत से नेता, मैनेजर या रिश्तों में लोग खुद को थकाते रहते हैं हर व्यक्ति को समझाने में, लेकिन असल में मामला एक ही व्यक्ति का होता है जो सबको रॉन्ग डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करता है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वे पहले क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं,
कौन शिकायत फैलाता है, कौन दूसरों को उकसाता है, कौन कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल देता है, कौन हिडन रिजेंटमेंट से पावर्ड है, और फिर उस शेपर्ड, उस लीडर ऑफ डिसकंटेंट को आइसोलेट कर देते हैं। सीधे अटैक नहीं, बल्कि उसे बाकी लोगों से सटली अलग कर देते हैं। जैसे ही वो पर्सन अलग पड़ता है, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है और बाकी लोग नेचुरली शांत हो जाते हैं। ये कानून रिश्तों में भी काम करता है। कभी किसी फैमिली में, किसी फ्रेंड सर्कल में, किसी ऑफिस ग्रुप में समस्या सब नहीं होते, बस एक व्यक्ति होता है जिसकी टॉक्सिक एनर्जी बाकी सबको प्रभावित करती है। अगर तुम उस सेंटर को समझ लो तो पूरा सिस्टम अचानक साफ हो जाता है, लेकिन अगर तुम उस मुख्य स्रोत को अनदेखा कर दो तो केओस हमेशा बढ़ता जाता है। सबसे शक्तिशाली लोग वही होते हैं जो ये समझते हैं कि भीड़ रेयरली सोचती है, लेकिन भीड़ हमेशा फॉलो करती है। फॉलो किसे करती है? उसी लीडर को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसलिए जब भी तुम किसी सिस्टम को ठीक करना चाहो, क्राउड से मत लड़ो, उस हिडन लीडर को हटा दो जो केओस का मालिक है। बाकी लोग खुद ब खुद बैलेंस में आ जाते हैं। अब तुम बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां एक ही व्यक्ति ने पूरा माहौल खराब कर दिया? कमेंट में शेयर करो ताकि हम सब पहचानना सीख सकें। चैप्टर 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। पावर सिर्फ दिमाग से नहीं चलती, पावर भावनाओं से चलती है। लोग लॉजिक से कन्विंस नहीं होते, लोग इमोशन से मूव होते हैं, और यही इस कानून की असली गहराई है। अगर तुम लोगों के दिल और दिमाग को जीत लेते हो तो उनका बिहेवियर अपने आप तुम्हारे फेवर में बदल जाता है। ये दुनिया पैटर्न पर चलती है। लोग उस इंसान को फॉलो करते हैं जो उन्हें समझने की कोशिश करता है, जो उन्हें सुना हुआ महसूस कराता है, जो उनके अंदर की कमजोरियों, डर, इनसिक्योरिटी और ड्रीम्स को पहचानता है। क्योंकि हर इंसान के भीतर एक ऐसा हिस्सा होता है जो एक्सेप्टेंस चाहता है, जो एडमिरेशन चाहता है, जो बिलोंग करना चाहता है। और जो व्यक्ति इस इनर साइकोलॉजी को समझ ले, वो लोगों को डायरेक्शन देने नहीं, लोग अपने आप उसकी डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। ये कानून कहता है, किसी को मजबूर मत करो, किसी पर दबाव मत डालो, लोगों को जेंटली सॉफ्टन करो, उनकी इमोशंस को पढ़ो, फिर उन्हें वही डायरेक्शन दो जिसे वे खुद चुनते हुए महसूस करें। सोचो, अगर कोई तुम्हें आदर से, आराम से, बिना ईगो हर्ट किए तुम्हारे बेनिफिट वाली बात समझाए, तो तुम रेजिस्टेंस नहीं करते, क्योंकि आदमी आदेश से नहीं बदलता, आदमी कनेक्शन से बदलता है। यही कारण है कि इतिहास के महान नेता दिल जीतने की कला में मास्टर थे। वे लोगों से इस तरह बात करते थे कि सामने वाले को लगता था ये इंसान मेरी वैल्यू समझता है, और जैसे ही ये भाव पैदा होता है वो व्यक्ति इन्फ्लुएंस में आ चुका होता है, चाहे उसे एहसास भी न हो। ये कानून एक और सटल ट्रूथ बताता है, लोग वही करते हैं जिसमें उन्हें अपना फायदा दिखता है। इसलिए जब भी किसी से मदद चाहिए या किसी को डायरेक्शन देनी हो, उसे उसके पर्सपेक्टिव से समझाओ, उसकी जरूरत, उसकी इच्छा, उसके बेनिफिट्स के एंगल से। अगर तुम किसी व्यक्ति को इमोशनली कंफर्ट देते हो, उसके फियर को सूद करते हो, उसकी इनसिक्योरिटी पर मरहम रखते हो, और उसे ये महसूस कराते हो कि तुम्हारा साथ उसके लिए सेफ, मीनिंगफुल और रिवॉर्डिंग है, तो वो व्यक्ति तुम्हारे डिसीजन को अपना निर्णय मानकर चलेगा। इसीलिए पावर का सबसे गुप्त वेपन है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो इंसान दूसरों की जरूरतों, डर, चोटों, वीकनेसेस और ड्रीम्स को महसूस कर सके, वही लोगों को बिना आवाज उठाए लीड कर सकता है। और याद रखो, अगर दिल नहीं जीता तो दिमाग कभी स्टेबल नहीं रहता। जो इंसान भीतर से तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता, वो किसी भी वक्त उल्टा भी हो सकता है, लेकिन जिसे तुमने इमोशनली विन कर लिया, वो विपरीत वक्त में भी लॉयल्टी दिखाता है। इसलिए जब दुनिया स्ट्रैटेजी, रूल्स और मैनिपुलेशन के शॉर्टकट ढूंढ रही होती है, स्मार्ट लोग चुपचाप दिलों और दिमागों की नींव तैयार कर रहे होते हैं,
क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रैटेजी वही होती है जो इंसान को अंदर से तुम्हारे साथ जोड़ दे। अब तुम बताओ, क्या तुमने कभी किसी को लॉजिक से समझाने की कोशिश की थी और वो काम नहीं आया, लेकिन जब तुमने सॉफ्टनेस से बात की तो बात बन गई? कमेंट में बताओ। ये चीज सबकी लाइफ बदलने वाली है। चैप्टर 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। दुनिया में सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हथियार होता है आईना, क्योंकि आईना आदमी को वही दिखाता है जो वो खुद दूसरों को दिखा रहा होता है। और जब कोई व्यक्ति अपने ही बिहेवियर को तुम्हारी तरफ से वापस देखता है तो वह या तो टूट जाता है या गुस्से में खुद को ही बर्बाद कर लेता है। यही मिरर इफेक्ट है। लड़ाई बिना लड़े जीत लेना। ये कानून कहता है कभी कभी किसी को हराने के लिए तुम्हें अटैक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसे उसकी ही तरह बिहेव करके उसका दिमाग हिला दो। मानव मन की एक गहरी कमजोरी है, उसे अपने फ्लॉज दिखाई नहीं देते, लेकिन वही फ्लॉज जब किसी और के बिहेवियर में झलकते हैं तो सडनली उसे उन्हें सहना मुश्किल लगता है। यही साइकोलॉजी है जिससे लीडर्स, नेगोशिएटर्स और मास्टर्स, मैनिपुलेटर्स फायदा उठाते हैं। सोचो, अगर कोई तुमसे रूड है और तुम वही टोन उसके सामने रेप्लिकेट कर दो, वो इंस्टेंटली अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने अब पहली बार अपनी खुद की कठोरता महसूस की। अगर कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है और तुम उसकी खुद की ट्रिक्स उसी पर क्वाइटली यूज कर दो तो वो पैनिक में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका प्लान एक्सपोज हो गया है। अगर कोई बहुत अनप्रेडिक्टेबल बिहेव करता है और तुम ठीक उसकी ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी वापस दिखा दो तो वो अपना मेंटल बैलेंस खो देता है। मिरर इफेक्ट का असली खेल ये है जब तुम उनके ही इमोशन, बिहेवियर, टोन और पैटर्न उन पर वापस डालते हो तो उनकी प्लानिंग टूट जाती है। वे कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड और पावरलेस महसूस करते हैं। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि किसी राजा, सेनापति या नेगोशिएटर ने मिरर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया और बड़ी लड़ाई बिना तलवार के जीत ली। क्यों? क्योंकि इंसान अपने ही रिफ्लेक्शन से डिफीटेड फील करता है। उसे अचानक ये एहसास होता है कि उसकी चालें प्रेडिक्टेबल, चाइल्डिश या सेल्फिश थी। और जब ईगो हिट होती है तो वो अपनी ही चालों में फंसकर गलतियां करने लगता है। ये लॉ एक और गहरी बात बताता है। मिरर सिर्फ सजा नहीं देता, मिरर सेडक्शन भी करता है। जब आप किसी के टेस्ट, चॉइसेस, हैबिट्स और पर्सनैलिटी को मिरर करते हो तो वो व्यक्ति सबकॉन्शियसली आपको अपने जैसा समझता है और ट्रस्ट डेवलप करता है। लोग उन्हीं से बॉन्ड बनाते हैं जिनमें उन्हें अपनी झलक दिखती है। यानी वही तकनीक कभी हथियार बन सकती है और कभी कनेक्शन का पुल, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा सटल होना चाहिए। अगर सामने वाला समझ गया कि तुम मिरर स्ट्रैटेजी खेल रहे हो तो खेल खत्म हो जाएगा। मिरर इफेक्ट एक साइलेंट पावर है, कम शब्दों में, कम एफर्ट में मैक्सिमम साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालने वाली। अब तुम बताओ, क्या तुमने कभी किसी इंसान का बिहेवियर उसी पर वापस करके उसे शॉक होते देखा है? कमेंट में लिखो। ये लॉ समझना हर किसी के लिए जरूरी है। चैप्टर 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। परिवर्तन सुनने में जितना अच्छा लगता है, वास्तविकता में उतना ही डर पैदा करता है। लोग कहते हैं कि उन्हें बदलाव चाहिए, लेकिन सच ये है कि इंसान की सबसे गहरी आदतें उसकी सबसे बड़ी जंजीर होती है। और कोई भी जंजीर यदि एक झटके में तोड़ी जाए तो उसका दर्द इतना तेज होता है कि वो इंसान बदलाव को ही दुश्मन मान लेता है। यही इस कानून का सार है। लोगों को बदलने की बात करो, पर बदलाव धीरे धीरे करो। इतना धीरे कि उनकी आदतों को चोट न लगे, इतना धीरे कि उन्हें लगे ये नया नहीं, पुराने का ही बेहतर रूप है। मानव मन को अचानक बदलना असंभव है, और जो नेता, बॉस, राजा या इन्फ्लुएंसर ये गलती करते हैं, वे भीड़ की साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते। इतिहास में कई राजाओं और क्रांतिकारियों ने अपने लोगों को तेजी से बदलने की कोशिश की, पर उन पर ही बगावत हो गई।
क्योंकि लोग अचानक हुए ट्रांसफॉर्मेशन को खतरा समझते हैं। दुनिया में सफल बदलाव वही नेता लाए जिन्होंने बदलाव को एवोल्यूशन की तरह दिखाया, ना कि रेवोल्यूशन की तरह। सीधी भाषा में, लोगों की पुरानी आदतों का सम्मान करो, फिर उनके बीच छोटे छोटे सुधार डालो। धीरे धीरे वे सोचेंगे कि ये बदलाव उनके अपने विचार थे। ये कानून कहता है कि जो भी नया तुम्हें इंप्लीमेंट करना है, उसकी जड़ें पुराने ढांचे की छाया में छिपा दो। क्योंकि लोग पुराने को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन पुराने को थोड़ा अपग्रेड करने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर तुम बहुत तेजी से सुधार लाओगे तो लोग खुद को इनसिक्योर, एक्सपोज्ड और अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। लेकिन यदि तुम इंप्रूवमेंट को स्लाइटली बेटर वर्जन की तरह दिखाओ, तो वही लोग जो बदलाव से डरते थे उन्हें सबसे पहले डिफेंड भी करेंगे। यह कानून सिर्फ नेतृत्व पर लागू नहीं होता, यह रिश्तों, करियर, बिजनेस और सेल्फ ग्रोथ पर भी लागू होता है। यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो तो एक दिन में सब मत बदलो, छोटी आदतें बदलो। धीरे धीरे आइडेंटिटी बदल जाएगी। लोगों के मन में ट्रस्ट बनाने का यही तरीका है। चीजें बदलो, लेकिन माहौल को स्टेबल रखो। स्ट्रक्चर नया हो पर वाइब वही लगे। यही सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि अचानक हुए बदलाव से रेजिस्टेंस बढ़ गया, या छोटे रिफॉर्म ने बड़ा असर डाला? कमेंट में लिखो। तुम्हारा अनुभव किसी और की जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। दुनिया में सबसे खतरनाक गलतफहमी यह है कि लोग परफेक्शन से इंप्रेस होते हैं। सच्चाई इसका उल्टा है। लोग परफेक्ट इंसान से डरते हैं और धीरे धीरे उससे नफरत करने लगते हैं, क्योंकि परफेक्शन दूसरों की सबसे गहरी इनसिक्योरिटी को छू देती है। जब तुम हर काम में फ्लॉलेस दिखते हो, तुम्हारी जिंदगी स्मूथ लगती है, तुम हर जगह जीतते हुए नजर आते हो, तो लोग अपनी कमी तुम्हारी रोशनी में और साफ देखने लगते हैं। और इंसान अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ता नहीं, उस इनसिक्योरिटी को पैदा करने वाले इंसान से लड़ता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, टू मच ब्रिलियंस इनवाइट्स साइलेंट एनिमीज। इतिहास इसका सबूत है। जिन लोगों ने खुद को बहुत परफेक्ट दिखाया, वे अक्सर अपने ही लोगों के हाथों गिरे, क्योंकि भीड़ परफेक्शन को एडमायर नहीं करती, वो रिलेट करना चाहती है, और एक परफेक्ट इंसान उनसे अलग लगने लगता है। सच्चाई यह है कि ह्यूमन साइकोलॉजी बराबरी चाहती है, न ज्यादा नीचे न ज्यादा ऊपर। जो बहुत ऊपर होता है, भीड़ उसे नीचे खींचकर अपने बराबर लाना चाहती है, और अगर नीचे नहीं ला सकती तो उसके खिलाफ विस्पर कैंपेन्स शुरू हो जाती है। इसलिए पावर का ये कानून कहता है, अपनी ताकत दिखाओ, लेकिन अपनी कमजोरी का एक छोटा हिस्सा छुपाओ मत। लोगों को यह महसूस होने दो कि तुम इंसान हो। तुम्हारी जिंदगी में भी छोटे इम्परफेक्शंस हैं, तुम उनके जैसे हो, बस थोड़ा फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रैटेजिक। परफेक्शन एक दीवार बना देती है, स्लाइट इम्परफेक्शन एक पुल। ज्यादा परफेक्ट दिखना ईर्ष्या को जन्म देता है, और ईर्ष्या वो आग है जो चुपचाप आपकी रेपुटेशन और प्रोग्रेस को जलाती रहती है। स्मार्ट लोग ये समझते हैं, वो अपनी ब्रिलियंस को कैलिब्रेट करके दिखाते हैं, इतनी की रिस्पेक्ट मिले, पर इतनी नहीं कि जेलसी जाग जाए। थोड़ी वल्नरेबिलिटी दिखाना वीकनेस नहीं, ये स्ट्रैटेजी है। ये लोगों को आपको इंसान की तरह देखने देता है, प्रतिद्वंद्वी की तरह नहीं। तो याद रखो, अ लिटिल फ्लॉ सेव्स यू फ्रॉम बिग एनिमीज। अब बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि जैसे जैसे तुम सक्सेसफुल हुए, कुछ लोग तुमसे दूरी बनाने लगे? कमेंट में लिखो, मैं पढ़ रहा हूं। चैप्टर 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। जीतने का सबसे बड़ा नशा यह है कि वो इंसान को अंधा कर देती है। जब कोई खेल, कोई बहस, कोई नेगोशिएशन, कोई बैटल हमारे पक्ष में होने लगती है, तो हम समझ बैठते हैं कि अब हम अजेय हैं। अब हम जो चाहें, जितना चाहें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसी क्षण में सबसे ज्यादा हार तय होती है,
क्योंकि इंसान जीत की सीमा भूल जाता है। सबसे ज्यादा खतरनाक जीत वही होती है जो हमें काफी और बहुत ज्यादा के बीच का फर्क भुला दे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इन विक्ट्री द मोमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट डेंजर इज द मोमेंट राइट आफ्टर विक्ट्री। इतिहास में महानतम सेनाएं इसलिए नहीं हारी क्योंकि दुश्मन उनसे ज्यादा ताकतवर था, वे इसलिए हारी क्योंकि विक्ट्री के बाद उन्होंने खुद को रोकना नहीं सीखा। अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरी दुनिया जीत सकता था, लेकिन उसकी एम्बिशन इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी ही सेना को थका दिया, अपना एम्पायर ओवरस्ट्रेच कर दिया, और अंत में वही सोल्जर्स उसके खिलाफ खड़े होने लगे जिन्होंने उसके लिए दुनिया जीती थी। ये लॉ कहता है, जब आप जीत जाते हो तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप वही रुक जाते हो जहां गेम खत्म होता है, या आप इतना आगे बढ़ जाते हो कि गेम उल्टा पड़ जाता है। रियल पावर उसी के पास होती है जो अपनी जीत की लिमिट जानता है, जो समझता है कि कब रुकना है, कब पीछे हटना है, कब दूसरे को जीतने देना है, और कब अपनी जीत को बस एक सिंबॉलिक स्तर पर छोड़ देना है। हमेशा याद रखो, हर जीत को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं, कभी कभी एक कदम पीछे आने वाले 10 कदम आगे की नींव होता है। जीतने के बाद ह्यूमिलिटी दिखाना स्ट्रैटेजी है, दूसरे को स्पेस देना बुद्धिमानी है, और अपनी जीत को सटल रखना मैच्योरिटी है। अगर आप किसी को पूरी तरह हरा देते हो तो वो सुनता नहीं, वो बदला लेने की प्लानिंग करता है। लेकिन अगर आप उसे एक छोटा रास्ता छोड़ देते हो जहां वह अपनी बची हुई इज्जत लेकर वापस जा सके, तो वो आपका दुश्मन नहीं बनता, वो आपकी जीत को दिल से स्वीकार करता है। यही वजह है कि सबसे समझदार विजेता वही है जो जानता है कि कितनी जीत काफी है। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि ज्यादा पुश करने से चीजें उल्टी पड़ गई? कमेंट में लिखो, ये लॉ कई लोगों की आंखें खोल देगा। चैप्टर 48, अस्यूम फॉर्मलेसनेस, सबसे अंतिम और सबसे गहरा कानून। दुनिया में सबसे शक्तिशाली वो नहीं होता जो सबसे ताकतवर दिखता है, बल्कि वो होता है जिसे पकड़ ही नहीं जा सकता, जिसकी शेप नहीं, जिसकी पैटर्न नहीं, जिसके मूव्स प्रेडिक्टेबल नहीं। यही फॉर्मलेसनेस है, और यही इस किताब का आखिरी और सबसे खतरनाक लॉ है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दुनिया की हर चीज तभी टूटती है जब वो एक शेप में जम जाती है। जो रिजिड है वो टूटेगा, जो फ्लेक्सिबल है वो बचेगा, और जो शेपलेस है वो कभी हार ही नहीं सकता। इतिहास के सबसे बड़े प्लेयर्स, सन टीजेड्यू से लेकर ब्रूस ली तक, नेपोलियन से लेकर आधुनिक CEOs तक, सब ने एक बात समझी है, पावर तब तक सुरक्षित है जब तक उसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं। लोग वही अटैक करते हैं जिसे वे समझ पाते हैं, जिसकी आदतें, योजनाएं और नेक्स्ट मूव प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जब आप अचानक बदल जाते हो, अपनी आइडेंटिटी को फ्लूइड बना लेते हो, अपने डिसीजंस को हवा की तरह बहने देते हो, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन ही आपका पहला वेपन है। सोचो, पानी की कोई शेप नहीं होती, लेकिन पानी पत्थर को काट सकता है। पानी भारी नहीं होता, लेकिन पानी तैरते जहाज डुबो देता है। पानी रेजिस्टेंस नहीं करता, लेकिन उसका फ्लो माउंटेन्स तक काट देता है। इसीलिए ब्रूस ली ने कहा था, बी वाटर माय फ्रेंड। फॉर्मलेसनेस का मतलब ये नहीं कि आपका कोई प्रिंसिपल नहीं, इसका मतलब है कि आप खुद को किसी एक पर्सनालिटी, एक रोल, एक मेथड या एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न में कैद नहीं करते। रिजिड लोग दो बातों से गिरते हैं, या तो दुनिया बदल जाती है या लोग उनकी आदतें पढ़ लेते हैं। फ्लेक्सिबल लोग सर्वाइव करते हैं, लेकिन फॉर्मलेस लोग रूल करते हैं। ये लॉ आपको सिखाता है, अपनी स्ट्रैटेजी को कभी फाइनल मत मानो, अपने मूव्स को कभी कंप्लीटली रिवील मत करो, अपनी आइडेंटिटी को एक बॉक्स में मत रखो। आप कब दोस्त बन जाओ, कब दूरी बना लो, कब साइलेंट हो जाओ, कब एग्रेसिव, दूसरे को पता ही न चले। जब लोग आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तो वे आपको रोक नहीं पाते।
जब वे आपको रोक नहीं पाते तो वे आपको फॉलो करने लगते हैं। यही फॉर्मलेसनेस की असली शक्ति है। और सबसे अहम बात, दुनिया लगातार बदल रही है। जो व्यक्ति बदलना बंद कर देता है वो हार जाता है। जो व्यक्ति फॉर्मलेस हो जाता है वो हर बदलाव से ऊपर उठ जाता है। इस लॉ की गहराई यही है। अजेय वो नहीं जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, अजेय वह है जो शेप बदल लेता है। अब बताओ, क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि दूसरों ने तुम्हें पढ़ लिया और तुम प्रेडिक्टेबल हो गए? क्या फॉर्मलेस होने से तुम्हारी लाइफ में पावर बढ़ सकती है? कमेंट करके बताओ। तुम्हारी इनसाइट किसी और को भी सोचने पर मजबूर करेगी। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत धीरे धीरे सिखाती है और कभी कोई किताब हमारी सोच को एक झटके में बदल देती है। 48 लॉज ऑफ पावर ही उनमें से एक है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक दर्पण है। एक ऐसा दर्पण जिसमें हम अपनी इच्छाएं, अपनी कमियां, अपनी रणनीतियां और अपना भविष्य सब कुछ साफ साफ देख पाते हैं। इन 48 लॉज ने हमें यह समझाया कि दुनिया अच्छाई और बुराई की कहानी नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान की कहानी है। ये ईगो, जेलसी, इनसिक्योरिटी, साइलेंस, रेपुटेशन, टाइमिंग और कंट्रोल की कहानी है। हमने साथ मिलकर देखा कि पावर किसी को दबाने का खेल नहीं, खुद को संभालने का साइंस है। अपनी इमोशंस पर कंट्रोल, अपनी रिएक्शंस पर कंट्रोल, अपनी बाउंड्रीज, अपनी प्रेजेंस और अपनी स्ट्रैटेजी पर कंट्रोल, यही असली शक्ति है। पावर वही नहीं जो ऊंची आवाज में बोलता है, पावर वह है जो चुपचाप चलता है पर उसका असर दूर तक जाता है। पावर वह नहीं जो दूसरों को डराता है, पावर वह है जिसकी आहट भी लोग महसूस कर लेते हैं। इन 48 लॉज ने हमें यह सिखाया कि इंसान को सिर्फ ताकतवर नहीं बनना, खतरनाक रूप से समझदार बनना होता है। इन लॉज का असली उद्देश्य ये नहीं कि हम मैनिपुलेटिव बने, बल्कि ये कि हम दुनिया को वैसा देखें जैसी वह है, ना कि जैसी हमें दिखाई जाती है। और सबसे गहरी बात, अगर पावर आपके पास नहीं है तो पावर किसी और के पास होगी, और अगर पावर आपके खिलाफ चली गई तो आपकी अच्छाई भी आपको नहीं बचा सकती। इसलिए इन लॉज का अर्थ ये नहीं कि आप दूसरों पर कंट्रोल करो, बल्कि ये कि कोई आपको कंट्रोल न कर पाए। तुम्हारी लाइफ में जो लोग हैं, कुछ तुम्हें ग्रो करेंगे, कुछ तुम्हें नीचे खींचेंगे और कुछ तुम्हें गेम सिखाएंगे। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम किसके नियमों पर चलोगे, भीड़ के या खुद के। अगर ये सीरीज तुम्हारी सोच बदलने में सफल हुई है, अगर इन चैप्टर्स ने तुम्हारी निगाहें तेज की है, अगर तुम्हें अब समझ आ रहा है कि दुनिया कैसे चलती है, तो तुम पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। अब एक सवाल, इन 48 लॉज में से कौन सा लॉ तुम्हारी जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ लगा? कमेंट में जरूर लिखना। तुम्हारी बात किसी और की समझ भी खोल सकती है। और अगर तुम ऐसी ही किताबों को गहराई, साइकोलॉजी और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के साथ अपने अंदर उतारना चाहते हो, तो ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ताकत किताबों में नहीं, किताबों को समझने वाले दिमाग में होती है। और जो सुनना सीख लेता है वही दुनिया को बोलते हुए नियम सिखाता है। शुक्रिया फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली किताब में, एक नई सोच, एक नई शक्ति और एक नए लेवल के साथ।